गन्स, जर्म्स एंड स्टील, ये एक बुक का टाइटल है बाय जेरेड डायमंड। वो बताते हैं कि मानव सभ्यताओं के विकास में इन 3 फैक्टर्स ने बड़ा अहम रोल निभाया है। वो एग्जाम्पल देते हैं कि कंपेयर कीजिए यूरोपियन सिविलाइजेशंस को अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन से, तो आप पाएंगे कि यूरोपियन सिविलाइजेशंस तो हमेशा से ज़्यादा वेल्दियर, ज़्यादा ताकतवर रही हैं। इसका कारण क्या था? उनका एक कारण वो बताते हैं कार्गो, यानी कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोगों ने, स्पेसिफिकली हम यूरोप की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी पर ज़्यादा बेहतर काम किया। ऐसी तकनीकें ईजाद करी जिससे कि वो अपने सामान को एक जगह से दूसरी जगह कम दाम में और कम समय में पहुंचा पाए। जाहिर सी बात है, अगर आपको अपना व्यापार बढ़ाना है तो आपका सामान अगर तेज़ी से कहीं दूसरी जगह पहुंच पाए जहां उसकी डिमांड है और कम दामों में पहुंच पाए, तो आपकी, मुझे बताइए, ज़्यादा पैसा आएगा कि नहीं आपके पास? बिक्री ज़्यादा होगी तो प्रॉस्पर होंगे कि नहीं आप? होंगे, तो ट्रेड आपका बढ़ेगा। साथ में अगर कभी वॉर की सिचुएशन हुई तो आप अपनी आर्म्स, एम्यूनिशन लोगों को भी आसानी से फ्रंट पर पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे, यानी कि आपका पावर स्टेटस बढ़ेगा। तो आपको एक बात समझ में आई कि आपका ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो और किफ़ायती हो, अफोर्डेबल हो। इसका सीधा लिंक आपकी ट्रेड पर और स्टेटस, पावर स्टेटस पर पड़ता है। अब ज़रा देखिए उड़ान को, उड़े देश का आम नागरिक। ये स्कीम मोदी सरकार ने बड़े जोरों शोरों से शुरू की। तो क्या ये इसी दिशा में एक कदम है जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया? और कहाँ तक ये अभी सफल हो पाई है, यही हमें आज की वीडियो में जानना है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन, जो लोग प्रीलिम्स 2022 देने वाले हैं उनके लिए पूरे साल के करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट वाइज अलग प्लेलिस्ट में बनाया जा रहा है। मेरी भी प्रीलिम्स की IR करंट अफेयर्स की 7 वीडियोस वहाँ पर अपलोडेड हैं, आप चेक कर सकते हैं, अलॉन्ग विद अदर फैकल्टीज़ फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर आप कभी कनेक्ट करना चाहते हैं, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। अब शुरुआत करते हैं। ये उड़ान के वर्जन्स, इसमें फिर अलग नाम भी जुड़े, इंटरनेशनल उड़ान, किसान उड़ान, राइट? और किसान उड़ान में भी, कृषि उड़ान में भी आपकी 2 वर्जन आ गए। फिर क्या चैलेंजेस हैं और आगे क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले जरा ये एक न्यूज़ रिपोर्ट देखिए। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लो डिमांड, पेंडेमिक, ये कारण है जिसकी वजह से केवल 41%, 41% जो रूट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल हो पा रहा है इस उड़ान योजना के अंतर्गत। ऐसा क्यों हो रहा है ये भी हम जानेंगे। सबसे पहले तो बेसिक आइडिया क्या है। ये एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जो कि नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी के अंतर्गत भारत सरकार ने शुरू करी। यानी कि पर्पस ये था कि देश के कोने में कई ऐसी जगह हैं जो अनसर्व्ड हैं एयर कनेक्टिविटी से, यानी कि वहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं है, और दूसरा कई जगह अंडर सर्व्ड हैं, यानी कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा फ्लाइट्स नहीं जा रही, बढ़नी चाहिए। यानी कि टायर 2, टायर 3 सिटीज़ इसका प्राइम फोकस थी। सरकार ने कहा कि हम जो मैक्सिमम प्राइस लिया जा सकता है कुछ सीट्स पे, 50% सीट्स पे, उस पर स्लैबिंग कर देते हैं। जैसे कि 1 घंटे के सफ़र के लिए 2,500 रुपये, और अगर हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं, शौक है आपके, तो ऐसे में 5,000 रुपये। तो मुद्दा तो था इसको अफोर्डेबल बनाने का। फिर आप सोचेंगे कि अगर ऐसा कर देंगे तो फिर ये जो एयरलाइंस हैं ये पैसा कैसे कमाएंगी? क्या इतने में उनका प्रॉफिट निकल जाएगा? ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे में सरकार ने कहा कि हम आपको अन्य सहूलियतें देंगे। क्या हैं वो सहूलियतें, वो भी हमें जाननी है। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में जो ये टर्म्स हैं ये हम डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं। जरा देखिए इंसेंटिव सरकार ने क्या दिए। सरकार ने कहा एक तो आपका जो एविएशन फ्यूल है ATF, हम उसमें टैक्सेस को रिड्यूस करेंगे। सरकार ने प्रॉमिस किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, दोनों मिलकर करेंगे। तो एयरलाइंस ने कहा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा तो इस फ्यूल पर ही होता है। तो यानी कि अब हम सस्ती सेवा दे पाएंगे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, और भी खर्चे हैं। सरकार ने कहा वेवर देंगे आपकी पार्किंग और लैंडिंग चार्जेस में। जब भी कोई प्लेन लैंड करता, अगर सिर्फ खड़ा भी है तो उसमें भी उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी को चार्जेस देने पड़ते हैं, पार्किंग चार्जेस देने पड़ते हैं। सरकार ने कहा उसमें भी आपको छूट दी जाएगी। साथ में आपके जो नेविगेशन और फैसिलिटेशन चार्जेस हैं उसमें आपको 58% डिस्काउंट दिया जाएगा। एक्सक्लूसिव राइट्स दिए जाएंगे, जो नेटवर्क आपको दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपने कोई रूट पर बिडिंग को जीत लिया है तो अब आपके एक्सक्लूसिव राइट हैं 3 साल तक, यानी कि आपको कंपटीशन का डर नहीं है, तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। साथ में अगर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं सर प्रॉफिट हो नहीं पा रहा, हमसे ना हो पाएगा, तो सरकार कह रही है कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम VGF फैसिलिटी दे रहे हैं। VGF इज वायबिलिटी गैप फंडिंग।
वायबिलिटी गैप। वायबिलिटी का मतलब होता है कि इस प्रोजेक्ट को, इस स्कीम को वायबल बना पाना, यानी कि ये हो जाए। होगी कब? जब प्रॉफिटेबल होगी। तो प्रॉफिटेबल के लिए गैप है, यानी कि हमारा खर्चा ज़्यादा हो रहा है और इतना रेवेन्यू आ नहीं रहा, तो गैप है। सरकार ने कहा उसको हम करेंगे फंड, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग। अगर वो फंडिंग हम कर दें और आपका एक एश्योर्ड रिटर्न हम एंश्योर कर दें, तो क्या अब इन रूट्स पर आप अपनी हवाई यात्राओं की फैसिलिटी देंगे? तो एयरलाइंस ने कहा फिर तो सर हम देंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये वायबिलिटी गैप फंडिंग करेंगे कहाँ से आप? सरकार ने कहा इसके लिए हम अलग से फंड बना रहे हैं, आरसीएफ, रीजनल कनेक्टिविटी फंड। लेकिन ये आरसीएफ में पैसा कहाँ से आएगा? तो एक एस्टिमेट लगाया गया कि 3 साल में भारत के अंदर जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, एक बात ध्यान रख लीजिएगा, उड़ान स्कीम केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं। ऐसा नहीं आप सोच रहे हैं उड़ान स्कीम का फायदा लेके आप यूएस और लंदन जाना चाह रहे हैं, ठीक है? ये केवल डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए। तभी मैंने कहा अनसर्व्ड, अंडरसर्व्ड एरियाज ऑफ इंडिया, टायर 2 टायर 3 सिटीज, है ना। अब देखिए आरसीएफ में पैसा कहाँ से आएगा? सरकार ने कहा कि लगभग 3 साल में लगभग 9 लाख डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं जो इंडिया में आती जाती हैं, मतलब टेक ऑफ करती हैं एयरपोर्ट से। अगर हर एक टेक ऑफ पर अगर हम 7 से 7,500 हज़ार का चार्ज वसूलें, तो ऐसे में जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके पास करीब 700 करोड़ रुपए आएंगे। तो 700 करोड़ रुपीस से हम जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग कर सकते हैं, कई जगह प्रोजेक्ट्स को बेटर कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे सर इस फंडिंग का ये एयरलाइन करेंगी क्या? सीधा उनके अकाउंट में डालेंगे या फिर और जगह भी खर्च होगी? उसके बारे में हम अभी डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या करना है? रीजनल कनेक्टिविटी करनी है, जगह जगह पर लोग हवाई यात्रा का फायदा ले पाएं, उसके लिए आपको इसको अफोर्डेबल करना पड़ेगा। अंडरसर्व्ड और अनसर्व्ड एरियाज में जाना है, और साथ में 10 ईयर्स के लिए स्कीम्स को ऑपरेशनलाइज किया गया। अब उड़ान 1.0 आई। अब ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए। 17 इन नॉर्थ, 12 इन ईस्ट, 6 इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी अफोर्डेबल एयर लिंक करना, ये इस स्कीम उड़ान 1.0 की ही प्रायोरिटी थी। 11 साउथ एंड 24 वेस्ट। तो फिर 5 एयरलाइंस कंपनीज को इसमें बेसिकली अवार्ड किए गए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें कौन सी एयरलाइंस को किए गए? देखिए शुरुआती दौर में तो कुछ ऐसी एयरलाइंस थी जिसका शायद आपने नाम भी ना सुना हो, जैसे कि डेक्कन चार्टर्स, अलायंस एयर। बाद में कई सारी एयरलाइंस ऐसी हैं जिन्होंने काम करना बंद कर दिया है। अब एक जेट एयरवेज थी, वो रैपअप हो गई, उसका भी एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा उड़ान स्कीम पर। उड़ान 2.0 आई। सरकार ने कहा अब हम इसमें रूट्स को और ज़्यादा बढ़ा देंगे। पहले कम रूट्स पे थी, और ज़्यादा बढ़ा देंगे। साथ में एक और एडिशन किया, अब हम हेलीपैड्स को भी उड़ान स्कीम में लाएंगे, यानी कि हेलीकॉप्टर सर्विसेज में भी अब आपको उड़ान स्कीम का फायदा मिल सकता। तभी मैंने कहा 5,000 रुपीज़ का स्लैब सरकार ने लगाया था। अब ऐसा क्यों? देखिए कुछ जगहों पर जो हवाई पट्टी है, एयर स्ट्रिप है, जो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए ज़रूरी है। अब मुझे बताइए क्या हर जगह वो लैंड या हर जगह की टोपोग्राफी वैसी है कि वहां पर एयरप्लेन लैंड कर जाए? नहीं कर सकता। तो अगर देश के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां पर अभी लैंड स्ट्रिप नहीं है, मतलब एयर स्ट्रिप नहीं है, तो मुझे बताइए क्या उन लोगों को इसका फायदा नहीं होना चाहिए उड़ान स्कीम का? क्या उनका कोई हक नहीं है एयर कनेक्टिविटी का? उनका भी हक है, क्योंकि अगर वहां पर कोई लोग बीमार हो जाते हैं या हमें बहुत इमरजेंसी में कुछ सप्लाईज को वहां भेजना है, तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, अफोर्डेबल और फास्ट। तो इस वजह से फिर हेलीपैड्स को भी इसमें कनेक्ट किया गया था, क्योंकि हेलीपैड्स के लिए इन्वेस्टमेंट कम है, राइट? इतनी बड़ी आपको एयर स्ट्रिप की तो जरूरत है नहीं, हेलीपैड की जरूरत है। इसके बाद आया उड़ान 3.0। सरकार ने कहा अब ऐसा करते हैं कि इसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए इसको टूरिज्म हॉटस्पॉट से जोड़ देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से कहा कि जरा ये बताइए कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर लोगों का रुझान ज़्यादा है आने जाने का, राइट? उसका डेटा आपके पास होगा। साथ में फिर बताइए उसके आसपास कोई एयर स्ट्रिप्स ऐसी जिसका अभी हम यूज़ नहीं कर पा रहे, उन एयर स्ट्रिप्स को हम डेवलप करेंगे एज अ ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि स्क्रैच से एयरपोर्ट नहीं बना रहे हम वहाँ पे पहले से कोई एयर स्ट्रिप है, कोई छोटा एयरपोर्ट है जो अभी फंक्शनिंग नहीं है शायद, अब हम उसको बेसिकली रीमॉडल करके अब उसको डेवलप कर देंगे, उसको फंक्शनल कर देंगे। तो यानी कि टूरिज्म वाला पॉइंट 3.0 में आया। साथ में सी प्लेन्स को भी ऐड किया गया। ये रहा सी प्लेन, आपको दिख रहा होगा, राइट? तो पहले एयरप्लेन की बात चल रही थी, फिर हेलीपैड को ऐड किया और अब सी प्लेन्स को ऐड क्यों किया? तो इसमें टूरिस्ट अट्रैक्शन भी एक कारण है, राइट? ब्रिंगिंग अ नंबर ऑफ रूट्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट रीजन में और ज्यादा रूट्स बढ़ाए गए। फिर आया उड़ान 4.0। एक तो किया गया रूट्स बढ़ाए गए, साथ में लक्षद्वीप आइलैंड पर फोकस किया गया। अब इसके बाद प्रायोरिटी एरियाज क्या थे? हायर प्रायोरिटी फॉर द अवार्ड ऑफ VGF टू दोज एरियाज जो कि ऑलरेडी एयरपोर्ट जो ऑलरेडी काफी हद तक डेवलप हैं। अब जरा इसमें टाइमिंग देख लीजिए।
ये 2020 का टाइम चल रहा है, यानी कि पेंडेमिक ऑलरेडी हिट कर चुका है, राइट। तो ऐसे में अब हमें पुश करना है इस उड़ान स्कीम को, तो जाहिर सी बात है वायबिलिटी गैप फंडिंग को ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा। सरकार ने कहा आपको एश्योर्ड रिटर्न मिलेंगे, उसका टेंशन मत लीजिए, जैसे जैसे आपके प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे तो हमारा वीजीएफ कम हो जाएगा। शुरुआत में वीजीएफ ज़्यादा होगा, भाई ज़्यादा पैसा चाहिए शुरुआत में, क्योंकि अभी एकदम से थोड़ा ना लोग आने लगेंगे, हो सकता है ना आए, राइट। तो धीरे धीरे आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो ऐसे में उन एरियाज़ में, उन एयरपोर्ट्स में हम ज़्यादा ध्यान देंगे स्टार्टिंग में जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। उड़ान 4.1 आया, इसमें सरकार ने कहा स्मॉलर एयरपोर्ट्स पर हमारा फोकस होगा। साथ में सागरमाला सी प्लेन सर्विस को और बढ़ाया जाएगा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वाटर सी पोर्ट्स का भी मतलब कंट्रीब्यूशन होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज विद पोटेंशियल एयरप्लेन्स, वाटरवेज। अब देखिए ये एक मैप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लोकेशंस हैं गुजरात की जहाँ पर इस सी प्लेन का हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। एस्टिमेटेड जो कॉस्ट आती है इनिशियली वो 15 करोड़ आती है एक साइट में, और 7 से 9 सीटर का ये सी एयरप्लेन होता है। और यहाँ पर आप लोकेशन देखेंगे तो डैम के जो रिजर्वॉयर्स हैं उनको मेन फोकस माना गया कि ये टूरिस्ट हॉटस्पॉट हम बना सकते हैं। और हम मतलब वो करना क्या चाह रहे हैं, भाई सीधी सी बात है, रिजर्वॉयर में ऑलरेडी वहाँ पर वाटर है, ठीक है, तो क्यों ना इस रिजर्वॉयर का इस्तेमाल एज अ लैंडिंग और टेक ऑफ साइट कर लें। आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो रिजर्वॉयर पे जाइए डैम पर, यहाँ से आपको सी प्लेन लेगा और यहाँ तक पहुँचा देगा। समझ रहे हैं बात। तो इस तरीके से हम कनेक्टिविटी कर रहे हैं। इंटरनेशनल उड़ान, फिर भारत सरकार ने कहा अब अगर फॉरेन से मान लीजिए आपके कुछ प्लेन्स आ रहे हैं, कुछ फ्लाइट्स हैं, अगर उन फ्लाइट्स को हम मेट्रो सिटीज़ पे ना डायरेक्ट करके कुछ टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ पे डायरेक्ट कर दें तो क्या होगा। तो आप कहेंगे कि ये टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ के लिए तो बहुत बेहतर होगा, राइट। इसी वजह से इंटरनेशनल उड़ान। लेकिन वो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ के एयरपोर्ट्स पे क्यों अपनी फ्लाइट्स को डायरेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको उनको कुछ इंसेंटिव्स देना होगा। ऑलरेडी मेट्रो सिटीज़ में बहुत ज़्यादा यू कैन से जो कैपेसिटी है वो सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुकी है। तो भारत सरकार का कहना है कि ऐसे में अगर हम पार्किंग की बात करें, लैंडिंग साइट्स की बात करें, राइट, लॉजिस्टिक हब्स को फर्दर एक्सटेंड करने की बात करें, तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में ज़्यादा स्कोप है। प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द सिटी एंड द स्टेट, अब टूरिस्ट को भी वहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि टूरिस्ट को अब ज़रूरत नहीं है कि मेट्रो सिटीज़ के थ्रू जाएं, डायरेक्ट आप वहीं पर जाइए जहाँ पर आपको पहुँचना है। तो ये भारत सरकार का आइडिया था। Since these routes were untested, अब यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पर ऑलरेडी फ्लाइट्स जा रही थी, तो एयरलाइंस ने देखा कि हमें उतनी डिमांड आ ही नहीं रही, तो इससे हमारा जो प्रॉफिट निकलना चाहिए था वो आ ही नहीं रहा, और सरकार से जो वीजीएफ मिलना था वो भी टाइम से नहीं आ रहा। तो ऐसे में प्री डिसाइडेड जो आपका पर सीट आपको पैसा मिलेगा, सरकार ने कहा हम उसको वो देंगे, फंडिंग देंगे, इस पर बिडिंग कराएंगे। मान लीजिए आप हैं स्पाइस जेट और दूसरा है इंडिगो, तो इसी रूट पर भारत सरकार ने कहा आप बिडिंग करिए कि किसको इस रूट को दिया जाएगा। भारत सरकार ने कहा ठीक है, इसको वायबिलिटी करने के लिए कितना पैसा चाहिए। आपने कहा सर इसको आप मुझे पर सीट 50% सीट्स में पर सीट आप मुझे 2500 रुपये दीजिए या 2800 रुपये दीजिए। तो भारत सरकार ने कहा ठीक है। इंडिगो आप ये बताइए 2800 रुपये तो हम देंगे, लेकिन आपको कितनी सीट्स पे चाहिए। इंडिगो ने कहा सर मुझे तो 40 सीट्स पे चाहिए। स्पाइस जेट ने कहा सर मुझे 33 सीट्स पे चाहिए। तो 30 सीट्स पे चाहिए, तो यानी कि भारत सरकार का खर्चा कम होगा। भारत सरकार ने कहा ठीक है हम आपको दे देते हैं। तो ये स्कीम इसमें लगाई गई बिडिंग की, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे वहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो वायबल नहीं हो पाया, इन जो एयरलाइंस है उनको इसका नुकसान हुआ। इसके बाद आया कृषि उड़ान। 2020 में निर्मला सीतारमण जी ने भी इसको काफ़ी यूज़ किया कि हम बेसिकली नीति आयोग का एक डेटा आया था कि 90,000 करोड़ का तो फूड ऐसा है जो हम वेस्ट कर देते हैं। कितने बड़े आदमी हम, हमारा देश, राइट। अब ये क्यों हो जाता है वेस्ट, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी कम है, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट और अफोर्डेबल नहीं है, पेरिशेबल गुड्स है तो मार्केट तक नहीं पहुंच पाते कई बार, राइट। तो ऐसे में क्यों ना सिविल एविएशन का इस्तेमाल किया जाए। तो फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सो दैट उनको सही वैल्यू मिल पाए अपने प्रोडक्ट्स की, जहां पर उनके प्रोडक्ट की ज़्यादा पैसा मिल सकता है वहां पर उसको पहुंचा सकें। अंडर द स्कीम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वर प्रोवाइडेड, और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में 3 हो गए, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी देगी, स्टेट भी देगी और एयरपोर्ट अथॉरिटी भी देगी, तब जाके ये किसान उड़ान 1.0 सक्सेसफुल बनेगी, ऐसा कहा गया। फिर इसके बाद 2020 में जो स्पीच थी उसमें 2 चीज़ कही गई, कहा कृषि रेल भी है और कृषि उड़ान भी है। तो कृषि रेल में भी कहा कि प्राइवेट कंपनीज भी होंगी, कृषि उड़ान में भी कहा कि हम पेरिशेबल गुड्स को लेस एक्सेसिबल एरियाज में पहुंचा पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा पाएंगे, ट्राइबल एरियाज में पहुंचा पाएंगे, तो बेटर यूज़ होगा। तो ये बातें की गई।
इसके बाद कृषि उड़ान 2.0 आया। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, कृषि उड़ान 2.0 कृषि उड़ान से बहुत डिफरेंट है। अब तक कृषि उड़ान का मतलब था कि आप किसान का जो सामान है, जो प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाइए सस्ते दाम पे और कम समय में, यही तो समझ रहे थे आप। लेकिन ये अलग है। इन्होंने कहा कि खुद एयरलाइन सेक्टर में बड़ा रोल अदा कर सकता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। कैसे? इसके लिए सबसे पहले तो एक अलग से सब्सिडारी बॉडी बनाई गई, एक अलग से कंपनी बनाई गई AAI के अंडर ही, यानी कि फॉर्मुलेटेड बाय AAICLA, 100% सब्सिडारी ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इन्वेस्ट इंडिया। अब ये इन्वेस्ट इंडिया क्या है? ये एक प्रीलिम स्पेसिफिक एक डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, ध्यान रखिएगा। इंडियाज नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यानी कि यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। अब कर क्या रहे हैं यहाँ पर? देखिए, कहा एग्रीकल्चर टू एविएशन। क्यों कहा कि देखिए एग्रीकल्चर में भी अब हमें ड्रोन्स की जरूरत पड़ सकती है। जब मास स्केल एग्रीकल्चर होगा तो ड्रोन्स की जरूरत पड़ेगी। साथ में कुछ सिविल एविएशन सेक्टर को भी बायोफ्यूल्स पर काम करना होगा, और बायोफ्यूल्स में इंपॉर्टेंट जो रोल अदा करेगा कौन करेगा? एग्रीकल्चर सेक्टर करेगा, राइट। साथ में ग्रेटर इंटीग्रेशन। अब तीसरा पॉइंट है वो बोलता है कि हाँ, अब बात आती है कि आप इस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह कम समय में और अफोर्डेबल ले जाओ। तो यानी कि जो 2 पॉइंट हैं ये तो एडिशनल पॉइंट हैं। क्लियर है बात? ड्रोन वाला पॉइंट है और खुद इनके फ्यूल वाला पॉइंट है। मुझे लग रहा है आपको याद रहेगा। अब चैलेंजेस क्या हैं? सबसे बड़ा चैलेंज तो आपका ATF है। कई स्टेट्स ने मनाही कर दिया कि भाई हम तो इस पर वैट कम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ खुद किल्लत चल रही है। GST में जो आपको कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपने नहीं दिया। तो ऐसे में ATF वाला जो उनको बेनिफिट मिल सकता था वो नहीं मिल रहा है। दूसरा, एक्वायरिंग लैंड। आपको पता है सरकार ने बना दिया उड़ान स्कीम, ठीक है, कि हम यहाँ पर एयर स्ट्रिप को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन लैंड चाहिए ना। लैंड एक्वायर करना स्टेट की जिम्मेदारी है, तो हर जगह स्टेट वो लैंड एक्वायर कर नहीं दे पाई, तो इस वजह से भी कई जगह गैप आ गए। तीसरा है फाइनेंशियल नॉन वायबिलिटी, यानी कि VGF की बात तो कही गई, लेकिन कई जगह टोपोग्राफी ऐसी है जगहों की कि वहां पर कनेक्टिविटी करना वो एयरलाइंस के लिए और सरकार के लिए फंड करना वो एक इम्प्रैक्टिकल सा लगने लगा। साथ में कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। भाई कोई किराने की दुकान तो नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और आज खोल दिया फिर आपने उस सामान को कहीं बेच दिया, क्योंकि इसमें तो आपको इतनी सारी तो रेगुलेशंस चाहिए, ठीक है, जगह जगह से, और उसके बाद इतना सारा आपको पैसा लगाना पड़ता है। कई जगह तो ऐसा हुआ कि एयरलाइंस ने उड़ान स्कीम के अंतर्गत रूट का लाइसेंस ले लिया, लेकिन जब बात आई उसके लिए पायलट्स को हायर करने की, क्रू को हायर करने की, वो नहीं कर पाए। तो यानी कि कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, तो इस वजह से वो उड़ान भरने से पहले ही वो शेल्व हो गया उनका एरिया। साथ में 2 और चीजें, इनसफिशिएंट रनवे लेंथ। कई जगह जो एयर स्ट्रिप है वो छोटी है, राइट, और दूसरा रेगुलेशंस जो हैं वो बहुत टफ हैं, तो इस वजह से भी हमारे एयरलाइन सेक्टर को काफी चैलेंज आ रहा है उनके सामने। अब वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहले तो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, सरकार को प्राइम फोकस करना पड़ेगा कि वहां पर उसके आसपास, जैसे एयरपोर्ट है, अब एयरपोर्ट दूर दराज के इलाके में, तो आपको सबसे पहले एयरपोर्ट तक कनेक्टिविटी की जो रोड्स हैं वो बेटर करनी पड़ेगी। आप इंटरनेशनल उड़ान की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उस जगह मान लीजिए इंटरनेशनल फ्लाइट आपने पहुंचा भी दी, लेकिन वहां से अगर कनेक्टिविटी टफ है तो जाहिर सी बात है वो वायबल नहीं होगा। क्यों लोग वहां जाना चाहेंगे? वो मेट्रो सिटीज में ही जाएंगे। ट्रैफिक रूट, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको उड़ान से आपने लाइसेंस तो ले लिया, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट से आपको ट्रैफिक रूट पर प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता। कैपेसिटी, यानी कि लैंड एंड पार्किंग कैपेसिटी, वो कम है कई जगह पर, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि उड़ान स्कीम का मतलब ये नहीं है कि बस आपने प्लेन को उतार दिया, उसके बाद आपको वहाँ पर अदर जो फैसिलिटीज़ चाहिए, रिफ्यूलिंग फैसिलिटी, मेंटेनेंस फैसिलिटी, लैंडिंग फैसिलिटी, वो भी चाहिए। साथ में अगर आप कार्गो लेकर आ रहे हैं तो कार्गो की लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी आसपास चाहिए। तो एडिशनल जो एंसिलरी फैसिलिटीज़ है वो भी, उस पर हमें फोकस करना होगा। साथ में टाइम स्लॉट्स नहीं मिल पाते कई बार उनको फ्लाइट को उतारने के। तो आई थिंक अब ये इशू आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके प्यार से, सहयोग से अभी स्टडी IQ ने 12 मिलियन सब्सक्राइबर की माइलस्टोन को अचीव कर लिया है। तो ऐसे में अगर आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आपके लिए आज एक स्पेशल ऑफर वहाँ पर चल रहा है। दिस इज़ अ फ्री गिफ्ट। उसमें से काफ़ी कुछ बुक्स भी हैं जो आपकी UPSC की तैयारी में आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगी। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। अगर कोई जुड़ना चाहता, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम।